हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स सेट नंबर 5। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो होगी कितनी, 40। और इसके लिए आपको 40 अंक ही दिए जाएंगे। सभी प्रश्न क्या हैं, अनिवार्य हैं। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, मतलब आपको सभी प्रश्न बनाना जरूरी है, चाहे वो प्रश्न आपको आता है अथवा नहीं। ठीक है, कोशिश करें कि आपका सभी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ठीक हो जाए सभी और आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके लिए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 225 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 5 225। इसको कितना से चलेगा, ये मेरा 3 से, 3 7 21 बचा 1, 3 5 15। फिर कितना से, 3 से, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, बचा कितना यहाँ से, बचा 1, 3 5 6 15। फिर 5 5 बचे 25, यानी 3 इंटू 3 5 इंटू 5 ना। यानी इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, ये ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 130 तथा 420 का महत्तम समापवर्तक 10 है। 130 तथा 420 का महत्तम समापवर्तक 10 है, तो 130 और 420 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आप ऐसे करके निकाल सकते हैं एक साथ। 130 और कितना, 420। उम्मीद है सब कोई आज अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, जब आप निकालेंगे इसका, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 5460। इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा 5460। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए HCF ए और 8 का जो है वो आपका कितना है, 4 है। और LCM ए और 8 का जो है 24 है, तो ए का मान कितना होगा। तो इसमें ए का मान जो होगा वो आपका हो जाएगा 12। ए का मान कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको अगर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू संख्याओं का गुणन। संख्याओं का गुणन क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका a इंटू कितना है, 8, a इंटू 8 है। और आपका दोनों HCF और LCM दोनों दिए हुए हैं, कितना है, 4 इंटू 24 इक्वल टू a इंटू 8। देखिए और इंटू ये 8 इंटू में, तो इधर आके आपका किस में हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक है, 24/8 इक्वल टू a। इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 जा 24 और 4 3 जा कितने हो गए आपके, 12। a इक्वल टू कितना हो गया, 12। चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगी। तो यह संख्या निम्न में से क्या होगी, चलिए देखते हैं किसको आता है। यह संख्या निम्न में से क्या होगी, यह संख्या निम्न में से जरूर विषम संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, विषम संख्या। चूंकि देखिए 4q के जगह पे 1 बैठा है, +1 कितना हो गया, 4 + 1, 4 + 1 कितना हो गया आपके 5। अगर आप इस जगह 2 भी बैठाएंगे तो 1 कितना हो रहा है, 8 + 1 कितना हो गया आपके 9, यानी ये विषम संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द्विघात समीकरण x² + 7x + 2 के शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है। शून्याङ्कों के गुणनफल क्या होंगे, इसके शून्याङ्कों का गुणनफल अगर आप निकालेंगे तो जो इसके शून्याङ्कों का गुणनफल है वो हो जाएगा आपका 2। शून्याङ्कों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2। अब शून्याङ्कों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, याद है आपको। ठीक है, चलिए याद है तो बहुत अच्छा है।
टू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी मेरा सी कितना है 2/1, यानी आपका कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है, शून्याङ्कों का गुणनफल कितना है आपका 2। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ गया है सबको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि शून्याङ्कों का गुणनफल का योग तथा गुणनफल यदि शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद होगा, देखिए मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, साथ में लगाइए x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, x² हो गया माइनस यहाँ पे 3x, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे -2 है यानी -2 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई है क्या? बिल्कुल है, आपका ऑप्शन सी सही है। इसके लिए कौन सा? ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, शून्याङ्क बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी। ये कितना बार x एक्सिस को काटता है, यानी px इज इक्वल टू 1 2 3, यानी ये कितना है 3। px इक्वल टू कितना है 3। देखते हैं इसका ऑप्शन सही आंसर कौन सा है। ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका डी। इसका आंसर क्या है? डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 तथा 4x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको इसके क्या अद्वितीय हल है, क्या है देखते हैं। ठीक है, लिखता है एक अद्वितीय हल है, अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं है, या फिर दो हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है या नहीं, इसका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है कि नहीं देख कर लेते हैं। a1 में 2 है और इसमें 4 है, यानी 1/2 हो गया, और इसमें क्या है 3/4, तो नॉट इक्वल टू, मतलब इसका क्या है अद्वितीय हल है। क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण युग्म y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 का हल है। y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 का हल क्या है? जो इसका हल है, ये रेखाएं आपके क्या होंगे, सॉरी इसका जो हल होगा वो क्या हो जाएगा, इसका हल होगा वो क्या होगा, इसके हल दो हल होंगे। ठीक है, एक y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 जो दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं समीकरण युग्म क्या है, सॉरी समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 को निरूपित कर सकते हैं। इसको कैसे निरूपित कर सकते हैं देख लीजिए, क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/ क्या है b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2, हाँ ये तो राइट है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 b1/b2 हो जाता है आपका, तो वो क्या होगा, वो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। वो रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समानांतर होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यदि x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और2x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो x का मान क्या होगा। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, यानी y को इक्वल करने के लिए मेरे को समीकरण 2 को किससे 3 से मल्टीपल करना होगा। इसको रहने देते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 हो गया, इसको 3 से करेंगे तो 6x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको करेंगे 3 से तो 9, यानी ये मेरा कितना हो रहा है माइनस, सॉरी इसको कुछ नहीं करने का, ये तो मेरा कट जाएगा, ये 7x हो जाएगा और ये 14, यानी x इक्वल टू 14/7, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 2 होगा। x इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, x इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 2 होगा। इसका मतलब वहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 3, समीकरण क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू k, तो k का मान क्या होगा, यानी k का मान क्या होगा देखते हैं हम इसको। 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू k, यानी k इक्वल टू कितना हो रहा है 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, यानी
के इक्वल टू 7, के इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समीकरण युग्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल क्या होगा। तो इसको आसानी से कर सकते हैं। 16 हो गया, दोनों समीकरण युग्म को हल कर दीजिए 2। ठीक है, यहाँ पे वाई वाई कट गया, आपका 2x इज इक्वल टू 18, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 18/2। x में 9 किस में, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, x में जिसमें 9 है वो सही है, बी। द्विघात समीकरण की घात निम्न में से क्या होती है। द्विघात समीकरण की जो घात होती है वो 2 होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मूल क्या होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल क्या होगा। तो इसका मूल जो होगा वो क्या होगा, उसका मूल होगा वास्तविक तथा असमान होने वाला है। ठीक है, इसका मूल जो होगा वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी -3/a। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यह -3 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधकर क्या होगा। इसका विविधकर निकालने के लिए आप करेंगे d इज इक्वल टू, क्या करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस कितना हो गया 4 इंटू 3, यानी 36 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना 24 है क्या। नहीं, यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये जो दिए गए सारे ऑप्शन क्या है मेरे, गलत हैं। इसका सही आंसर जो है वो कितना है 24। इसका जो सही आंसर है वो कितना है मेरा 24 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल न हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, फिर से एक बार देख लीजिए। यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज शॉर्टर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज शॉर्टर देन 0। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो के का मान कितना होगा। देखिए ये होता है आपका d इज इक्वल टू 0, यानी d इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है आपका c के जगह पे b का इतना है -2 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू a कितना हो गया, a 1 है, c में k है, इज इक्वल टू 0। ये आपका 4 इज इक्वल टू 0, यानी आपका -4k इक्वल टू -4 माइनस माइनस कट गया, यानी k इक्वल टू आपका 4/4 कितना हो जाएगा आंसर 1। यानी कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है, देख लीजिए आपका कौन सा सही है। सही ऑप्शन जो है आपका वो है डी, सॉरी डी नहीं बी। इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल प्राप्त होगा। इसका मूल क्या प्राप्त होगा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो मूल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। ठीक है, आप निकाल लेंगे, आराम से सक जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, याद है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकाल लेंगे। ठीक है भाई, कितना होता है 2a। इसका फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम पद a तथा सार्वंतर d वाला ap का nवां पद क्या होगा। ap का nवां पद क्या होगा, nवां पद हो जाएगा an इक्वल टू
क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सा ऑप्शन सही है आप खुद देख के समझ सकते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, 10 7 4 डैश डैश, ठीक है, का 30वां पद क्या होगा। इसका आप 30वां पद जब निकालेंगे तो आपको मिलने वाला जो आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए ये लगातार एपी घट रहा है, इसका मतलब ये आगे माइनस में जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 5 7 11 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा। इसका कौन सा पद 27 होगा, यानी ए एन इक्वल टू कितना दिया आपका 27, यानी कर लीजिए इस फॉर्मूले से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 27। जब आप इसको आप आगे बढ़ाएंगे, जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 12। जो आप आंसर आगे बढ़ाएंगे यहाँ से एन का मान आपको मिलेगा 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग S15 इक्वल टू क्या होगा, कर निकाल लीजिए क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले से आप बैठाइए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप जब सही विकल्प तक पहुंचेंगे तो जो आपको आंसर मिलने वाला है वो है 225, यानी 225। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो। उनके संगत कोण क्या होंगे, उनके संगत कोण असमान होंगे। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं, उनके संगत कोण होते हैं असमान। ठीक है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई अन्य भुजाओं को डैश अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा डैश होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा समरूपता की कसौटी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समरूपता की कसौटी नहीं है, तो आपकी समरूपता की कसौटी ये नहीं है, ए एस। ठीक है, ए एस ए, ये समरूपता की कसौटी नहीं है। आपको आ गया है समझ में सब कुछ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ए बी इक्वल टू 2CD, तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ बी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ए ओ बी और सी ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, आप इसको समलंब है तो इस तरह से बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ऐसे ले सकते हैं, बीच में ओ। ठीक है, या फिर इसका नामकरण इस तरह से किया जा सकता है, ए बी सी डी। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे तो जो इसका सही आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो होने वाला है आपका सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला है, यदि कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, वह कैसा त्रिभुज होगा। ठीक है, यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करें तो ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, आपको पता ही है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब क्रमशः 5 और 12 हैं तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण को एच
इस अंडर रूट क्या करते हैं, ऐसे करके निकाल सकते हैं 12² प्लस कितना 5² करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 अंडर रूट 169 हो गया और इसका निकलता है 13। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर 13। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हम जल्दी से आखिरी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होता है, कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 32 है, तो ये जरूर आपका क्या होना चाहिए बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, किसको पता है देखते हैं। 32 आपका जो स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु देखिए, ये है मेरा एक वृत्त, और सॉरी ये जो मेरा एक वृत्त है, इसको स्पर्श करने वाला यही केंद्र के सबसे पास होता है। ठीक है, और स्पर्श बिंदु से केंद्र पर खींचा गया, वृत्त पर खींचा गया त्रिज्यक स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 33। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबाई के संबंध। ठीक है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका इसके लिए कौन सा विकल्प सही है, तो ये दोनों क्या होते हैं समानांतर होते हैं। देखिए यहाँ और यहाँ पे जो खींचेंगे, ठीक है, व्यास के, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी। क्वेश्चन नंबर 34। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की पीए और पीबी स्पर्श रेखा, ठीक है, कौन ओ ए पी का मान क्या होगा। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और इसमें क्या करते हैं हम, इस तरह से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ पे मेरा सेंटर है। ठीक है, ये मेरा क्या है ए बी पी, ये हो गया मेरा ओ। अभी क्या बोला है ओ ए पी, ओ किधर है ओ ए पी, तो ये कौन कितना होगा। आपको ये भी बताया कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया त्रिज्या कितना होता है, केंद्र स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि पी क्यू और क्यू आर स्पर्श रेखा हो और क्यू पी आर 80 डिग्री हो तो, ठीक है, आर ओ क्यू कितना बनाएंगे। चलिए इसको बना के दिखाते हैं। ये है मेरा वृत्त और इसमें दो स्पर्श रेखाएं हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है P, ये Q और ये R, और यहाँ पे मेरा क्या है क्यू पी आर, ये 80 डिग्री बनाते हैं, तो इसके केंद्र के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पे। तो जानते हैं कि ये तो दोनों 90-90 होते हैं, ये 80 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 डिग्री का कोण होगा। कितना डिग्री का होगा 100 डिग्री का, यानी ये ऑप्शन सी सही है आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध होता है। वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में संबंध होता है व्यास इक्वल टू 2 गुनी त्रिज्या। व्यास इक्वल टू क्या होता है 2 गुनी त्रिज्या होता है। ठीक है, व्यास इक्वल टू क्या होता है 2 गुनी त्रिज्या होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। 60 डिग्री केंद्रीय कोण तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है θ/360, यानी 60/360 इंटू 22/7 इंटू कितना होता है 14 इंटू 14। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होने वाला है आपका, क्या बताते हैं, इसको कैंसिल करो कितना होगा 7 दूनी 14, इसको करेंगे तो 6, ठीक है, 3 2 जा 6 7। आप इसको मल्टीपल करेंगे तो 308/3 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इसका क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38। 21 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा,
ठीक है। 21 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, वही है θ/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। इसको क्या हो गया आपका 6 हो जाता है, 3 3 2 जा हो गया कितना 6 और ये 11, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे 21 कितना हो गया 231 है क्या, देखते हैं 231 है, ऑप्शन बी इसका क्या है सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 39, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²/2, यानी 2 तो पहले ही कैंसिल हो गया, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 तो आपके कट हो जाते हैं, यानी जब आप इसको 1 मिनट में कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है मैं सही हूँ। तो आप इसका जो करेंगे तो आपको जो मिलने वाला आंसर है वो शायद यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसको करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो देख लीजिए आप खुद से क्या आने वाला है, यहाँ पे नहीं है, 154 सेंटीमीटर आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका सॉल्व कर लीजिएगा, आपको फॉर्मूला पता है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा वो समझ गए आप, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट। यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा, केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। देखिए वृत्त की एक जीवा है और इसकी त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये क्या हो गया मेरा ये और ये तीनों बराबर हो गए, और समबाहु त्रिभुज बन गया, तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितना होते हैं 60 डिग्री के, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के जो सभी कोण होते हैं वो कितने होते हैं 60 डिग्री के। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन में मेरा कहीं पे थोड़ा सा एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, आपके सभी क्वेश्चन तो सही हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन लगभग बन ही गए हैं आपके, हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें ये नहीं बल्कि ये सही है, ए सही है इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से समरूपता की कसौटी नहीं है। अगर दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण क्या होता है डेफिनेटली बराबर होता है, तो इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। समरूपता की कसौटी में हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।